नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 8 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक कोर्स की जानकारी जो अभी लॉन्च किया ही गया है। ग्रामर का एक कोर्स लॉन्च किया गया है, इसमें वोकैबुलरी भी आपको मिल रही है। ठीक है, 10-15 वर्ड्स हर दिन हम डिस्कस भी करेंगे, रिवीजन भी उसका चलेगा। तकरीबन इस पूरे कोर्स को करेंगे उस तक आप 1000 से 1500 वर्ड्स यहाँ पे सीख जाएंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक, किसी भी एग्जाम का ग्रामर का पोर्शन हो, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हैं। 50 मिनट से 75 मिनट के बीच की एक क्लास की ड्यूरेशन होगी। पीडीएफ जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर पिछला कोई कोर्स अगर आपने बाय किया था ग्रामर बूस्टर का, तो फिर आपके लिए ये कोर्स 1000 रुपए का ही है, क्योंकि आपने पहले से ही 1999 में कोर्स बाई किया हुआ था। तो फिर आप 1000 रुपए देके ही इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस प्राइस पे आप इसको बाई कर पाएंगे। बाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आशीष क्लासेस, जो कि आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं मिलता हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाइवर्ट होकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से कुछ आपको पेड कोर्सेज और नजर आएंगे, जिनमें से एक पेड कोर्स क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का है। इसमें जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल प्रोवाइड आपको करवाए गए हैं, वो सब के सब न्यूज़पेपर से कंपाइल करके पीडीएफ के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, या बाई कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स भी उपलब्ध हैं जिसमें एडिटोरियल वर्ड्स हैं, या फिर आप एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनके लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, या बाई कर सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये वाला बैच जो अब कल से स्टार्ट होगा, हर दिन 2 एडिटोरियल्स मिलेंगे। एक एडिटोरियल वही होता है जो यूट्यूब पर शाम को 5 बजे मिलता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल होगा। दूसरा एडिटोरियल एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो इस एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, उसके साथ भी पीडीएफ आपका उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, अनलाइक फाइजर, एस्ट्राजेनेका, अभी कंपनीज के नेम है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो फाइजर के विपरीत अभी क्या चीजें हैं वो सब मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा जब आप एडिटोरियल पर आएंगे। एक बार फिलहाल ये समझ जाएं कि एरर किस पार्ट में है। तो फाइजर के विपरीत एस्ट्राजेनेका विच इज कैरिंग आउट द फेज 3 ट्रायल्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो कि कैरी आउट का मतलब परफॉर्म करना होता है, अंजाम देना होता है, जो कि फेज 3 ट्रायल फिलहाल कर रही है ना, किसका? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का, 4 देशों में। इज येट टू सिक्योर ए नॉड, अभी भी इसको सहमति लेनी है, अभी भी इसको सहमति नहीं मिली है। नॉड का मतलब सहमति है। फ्रॉम एनी ऑफ द रेगुलेटरी एजेंसी, किसके द्वारा? किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा। हालांकि यहां पे कोई गलती है ही नहीं, ये तो मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप कर दीजिए एजेंसीज, ये मिसप्रिंट है, कोई गलती नहीं है। नो एरर यहां पे आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। दूसरा देखिए, एस्ट्राजेनेका रिसेंटली गिव डिटेल्स ऑफ द इंटरिम सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने हाल ही में डिटेल्स दी हैं, किसकी? अंतरिम सेफ्टी और एफिकेसी डेटा की। इंटरिम का मतलब अंतरिम है, अंतरिम का मतलब प्रोविजनल है, स्थायी नहीं है। ठीक है, तो वो सेफ्टी और एफिकेसी डेटा, एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस है कि कितनी प्रभावी रहेगी, कितनी सुरक्षित रहेगी वैक्सीन, उसके बारे में डेटा इसने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें शामिल है 131 कोविड-19 केसेस इन द फेज 3 ट्रायल्स इन यूके एंड ब्राजील। कहां के? यूके और ब्राजील के। तो यहां पे देखो, यूके से पहले द लगना चाहिए, क्योंकि कुछ देशों के नाम ऐसे होते हैं जिसमें यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है, उसके साथ में आप द लगाते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा 3 नंबर। और एक प्रश्न देखिए, द सूनर अ वैक्सीन इज अवेलेबल द बेस्ट इज इट इज फॉर एवरीवन। जब 2 क्लोज आपको दे रखे हों, 2 उपवाक्य दे रखे हों, जिसमें देखो एक तो द सूनर से लेकर अवेलेबल तक का है, दूसरा द बेस्ट से लेकर एवरीवन तक का है, तो ये कहना चाहता है जितना जल्दी वैक्सीन उपलब्ध होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा हर एक के लिए। तो ऐसे जब 2 क्लोज हो, दोनों को बराबर करना है, यहां डिग्री कंपैरेटिव है तो यहां भी कंपैरेटिव आएगी, बेस्ट के स्थान पे यहां पे आएगा बेटर, और दोनों से पहले द आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 3 नंबर है। अब इसका विस्तार आप देख लोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे तब कि क्या कारण था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल, इस नाम से एडिटोरियल दिया हुआ है। वाइटल से मतलब है सिग्निफिकेंट। वाइटल से मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण। आप इसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोविड-19 के विषय पर यह आर्टिकल है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज जो कि फटाफट ट्रायल कर रही हैं, तो ठीक है, वो चीजें जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आपको सेफ्टी कितनी रहेगी इससे, इफेक्टिवनेस इसकी क्या है, वो बताना बहुत जरूरी है। तभी जो हेजिटेंसी है लोगों के बीच,
वैक्सीनेशन के लिए कि वो टीकाकरण नहीं करवाना चाह रहे अपना, उनको हिचकिचाहट है कि क्योंकि उनको पता ही नहीं एक्चुअल में कि सेफ्टी कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है, तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी के अभाव में वो हेजिटेंसी वहां देखने को मिलती है। तो वो दूर तभी होगी जब यहां ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसीलिए इसका टाइटल है वो दे रखा है ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल, मींस पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी नाउन है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है, और फिर ये एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट लगता है, हमेशा याद रखेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट लगता है उस कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये होती है, ये भी याद रखना, COMPLEMENT, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आप इस स्पेलिंग को ऐसा लिखते हो COMPLIMENT, तो ये जो विशेष होती हैं, रिगार्ड्स होते हैं, शुभकामनाएं होती हैं, उसके लिए यूज करते हैं, और इसका नाउन फॉर्म में फिर प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, विशेज, है ना, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, ये सब प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब पूरक है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो पूरक के रूप में एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, समझ रहे हो। कभी भी एडवर्ब मत लगाना, कभी भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो आगे, अ डे आफ्टर, फाइजर, फाइजर कंपनी का नाम है। सोर्ट, सोर्ट सीक की सेकंड फॉर्म है। यहां पे सीक की 3 फॉर्म्स जो होती हैं, सीक फर्स्ट फॉर्म है, सॉर्ट सेकंड फॉर्म है, और सॉर्ट ही थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब चाहना, तलाशना, ये सब मीनिंग होते हैं इसके। तो ए डे आफ्टर, एक दिन बाद में, फाइजर सॉर्ट द इंडियन रेगुलेटर्स नोड, मतलब किसके एक दिन बाद, जब फाइजर ने भारतीय रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब नियामक, जो किसी चीज पर कंट्रोल करती है, जैसे एग्जांपल के लिए हम कहें कि बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर कौन है, RBI है, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर कौन है, तो IRDA, इरडा है, ठीक है। इस प्रकार से ही यहां वैक्सीन जो बन रही है, ये मतलब एक जो डिपार्टमेंट है वो जिसके हाथ में है वो रेगुलेटर है भारतीय। तो फाइजर ने जब भारतीय रेगुलेटर की, यहां नोड, नोड का मतलब है सहमति, अग्रीमेंट, या कह सकते हो असेंट, तो भारतीय जो रेगुलेटर है, मैंने जब जो इसका यूज किया गया ना नोड का, ये यहां पे नाउन फॉर्म में है। नोड वर्ब भी होता है, इसकी फॉर्म फिर बन जाएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म, नोडेड, नोडेड। तो फाइजर ने जब भारतीय रेगुलेटर की सहमति यहां पे मांगी, किसके लिए, फॉर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन फॉर इट्स mRNA वैक्सीन। इमरजेंसी, आपातकालीन, यूज, प्रयोग, ऑथोराइजेशन मतलब अधिकार, फॉर किसके लिए, इट्स यहां फाइजर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव आपका नाउन लगता है। mRNA वैक्सीन, तो वो वैक्सीन जो कि इस टेक्निक पर आधारित है, इस तकनीक पर आधारित है, RNA की टेक्निक पर आधारित है, ठीक है। तो फाइजर ने जब भारतीय रेगुलेटर, भारतीय जो नियामक संस्था है, उसकी सहमति यहां पे मांगी है कि उसको आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए जो उसके mRNA वैक्सीन है उसका अप्रूवल मिल जाए, उसके एक दिन बाद में, समझना कैसे कहानी है भाई। यहां पे भारत का जो रेगुलेटर है, भारतीय रेगुलेटर है, उसकी सहमति मांगी है फाइजर ने कि उसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए mRNA वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए। उसके एक दिन के बाद में द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे आधारित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये नाम है, हैज अप्रोच्ड, ये भी पहुंच गया है द रेगुलेटर, किसके पास, रेगुलेटर के पास, किसके लिए, फॉर अ सिमिलर नोड, ऐसी ही सहमति के लिए। नोड का मतलब सहमति है, सिमिलर यहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, और आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल के बाद 2 शब्द हो तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन होता है। किसके लिए, फॉर इट्स वैक्सीन, अपनी वैक्सीन के लिए। नाम क्या है उस वैक्सीन का, कोविशील्ड। तो एक दिन के बाद पुणे आधारित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी रेगुलेटर के पास पहुंच गया है कि भाई हमें भी हमारी वैक्सीन जो कोविशील्ड है उसके लिए अप्रूवल चाहिए। डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये वैक्सीन किसने डेवलप की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। बात समझ में आ गई आपको। अनलाइक फाइजर, अनलाइक, अब देखो जो आपका एक क्वेश्चन था कॉमन एरर वाला वो यहीं से था। अनलाइक यहां पे इसका मतलब होता है कि जैसा ना होना, के विपरीत होना, ये यहां पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि फाइजर तो नाउन है, भी प्रॉपर नाउन है मान लीजिए, क्योंकि किसी का नाम है, किसी कंपनी का नेम है तो प्रॉपर नाउन है। इससे पहले आपको जो दिया गया वो ये एडजेक्टिव है। देखो लाइक के 2 अपोजिट होते हैं, लाइक का एक अपोजिट तो होता है अनलाइक, और एक इसका अपोजिट होता है डिसलाइक। इस प्रकार से 2 अपोजिट देखने को मिलते हैं आपको। लाइक का एक अपोजिट तो क्या, अनलाइक, दूसरा क्या, डिसलाइक। तो कह रहा है फाइजर के विपरीत, है ना, जैसा फाइजर ने किया वैसा इसने नहीं किया। कहने का मतलब ये है, ये के जैसा ना होना ये वर्ब के रूप में होता है,
जब लाइक वर्ब के रूप में है तो इसका ऑपोजिट ये, जब लाइक के जैसा होना एडजेक्टिव है तो फिर इसका ऑपोजिट ये। तो फाइजर के विपरीत एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, विच आर अ रिलेटिव प्रोनाउन एस्ट्राजेनेका के लिए, तो इसी कारण से यहां पे ई जा रहा है। कैरिंग आउट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, लिख सकते हो आप। एग्जीक्यूट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से किसी काम को अंजाम देना। तो जैसा कि फाइजर ने किया वैसा इसने नहीं किया। एस्ट्राजेनेका जो कि यहां परफॉर्म कर रही है द फेज 3 ट्रायल्स, मतलब तीसरे चरण के ट्रायल्स कर रही है। फेज का मतलब चरण होता है किसका? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का। कहां पे कर रही है? 4 देशों में। अब उसके विपरीत इज येट टू सिक्योर अ नोड, मतलब यहां पे अभी भी उसको नोड मतलब स्वीकृति हासिल करनी है। सिक्योर का मतलब प्राप्त करना है, यहां पे ऑब्टेन करना है। जैसे आप कहते हो ना कि जैसे उसने इतने मार्क्स सिक्योर किए, किसी व्यक्ति ने किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में 90% मार्क्स सिक्योर किए, इसका मतलब उसने ऑब्टेन किए हैं, उसने प्राप्त किए हैं। तो उसे अभी भी येट टू लग गया, मतलब अभी तक नहीं हुआ। जैसे आई एम येट टू प्लान फॉर माई फ्यूचर, मुझे अभी भी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है। ही इज येट टू अराइव, उसे अभी पहुंचना है। ही इज येट टू विजिट, कोई भी प्लेस का नाम लगा दिया, उसे उस प्लेस को विजिट करना है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। तो ये अभी भी इसको क्या है? स्वीकृति प्राप्त करनी है। किससे? फ्रॉम एनी ऑफ द रेगुलेटरी एजेंसीज, किसी भी रेगुलेटरी एजेंसीज में से किसी भी एक में। अब ये एजेंसीज क्यों है? क्योंकि एनी ऑफ द लग रहा है। ये जो स्ट्रक्चर देखते हो ना ऑफ द, ये एक्चुअली ग्रुप की डिमांड करता है ना? जैसे वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, सम वन ऑफ द। इसको आगे चाहिए ग्रुप, तभी तो उसमें से निकालोगे कि उसमें से कोई एक, उसमें से कोई नहीं, उसमें से कुछ, तो किस में से, जो भी जिसमें से भी लोगे वो ग्रुप चाहिए। ग्रुप बनता है प्लूरल से, इस कारण से एजेंसीज किया गया है। बात समझ में आ गई? तो फाइजर ने तो यहां पे क्या है? स्वीकृति प्राप्त कर ली है, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अभी तक भी किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी से नोड प्राप्त नहीं किया है, स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। यहां तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। इसके बाद आ जाइए आगे। एस्ट्राजेनेका रिसेंटली गेव डिटेल्स, एस्ट्राजेनेका ने रिसेंटली हाल ही में गेव दी डिटेल्स, मतलब पता ही आपको। डिटेल्स नाउन है, गेव वर्ब है, रिसेंटली एडवर्ब है, एस्ट्राजेनेका प्रॉपर नाउन है, क्यों कंपनी का नेम है। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में डिटेल्स दी है, किसकी? ऑफ द इंटरिम सेफ्टी। इंटरिम मतलब जो प्रोविजनल हो, जो टेम्परेरी हो, और एडजेक्टिव है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। एंड एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ठीक है। डेटा मतलब आंकड़े। इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है 131 कोविड-19 केसेस, 131 कोविड-19 केसेस, किसमें? फेज 3 ट्रायल्स में। कहां पर? यूके में और ब्राजील में। दूसरी एरर आ गई है कि जब किसी देश के नाम में यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है वहां पे दे लगता है, चाहे वो यूके हो चाहे यूएसए हो, ठीक है। फिर देखना, एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में डिटेल्स दी है, किसकी? अंतरिम सुरक्षा और प्रभावशीलता के डेटा यहां पे जो है उनकी डिटेल्स दी हैं कि कितनी सुरक्षित है, कितनी यहां पे प्रभावशीलता है, उसके बारे में जानकारी दी है एस्ट्राजेनेका ने। और उन डेटा में शामिल क्या है? उन डेटा में जो फेज 3 ट्रायल्स के यूके और ब्राजील के 131 कोविड-19 केसेस हैं, जो उन्होंने इस पर परीक्षण किया है वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल के अनुसार इन 2 देशों में, उसके बारे में जानकारी दी है। बट लेकिन डिटेल्स ऑफ द ट्रायल्स, जो डिटेल्स हैं किसकी? ट्रायल्स की इन इंडिया, भारत में। तो भारत में जो ट्रायल्स हुए हैं उनकी जो डिटेल्स है आर नॉट आउट यट। डिटेल्स को देखकर आ रहा है आर, वो अभी भी आउट यट, अभी तक आउट नहीं हुए, मतलब अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन भारत में जो परीक्षण किए गए हैं उनकी जो डिटेल्स है वो अभी तक भी आउट नहीं की गई है, अभी तक भी सार्वजनिक नहीं की गई है। आउट का मतलब है कि पब्लिक कर दिया उसको, ठीक है, पब्लिक नहीं हुई है। द अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, स्पीड नाउन है, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व जो गति है किसकी? इन टेकिंग द वैक्सीन फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज टू अप्रूवल प्रोसेस, मतलब इस चीज की स्पीड, किस चीज की स्पीड? इन, इसमें इन प्रेपरेशन है तो आईएनजी लग गया, क्योंकि इन को चाहिए ऑब्जेक्ट, और वर्ब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन का रूप लेगा। वर्ब को नाउन बनाना है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। द वैक्सीन फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज, देखो एक तो स्टेज होती है वैक्सीन की डेवलपमेंट स्टेज की, उसको विकसित किया जाता है। अब जो विकसित हो गई, डेवलप्ड हो गई, उसके बाद में उसको अप्रूवल से गुजरना पड़ता है, अलग अलग जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनसे अप्रूवल चाहिए होता है। तो जो अभूतपूर्व गति है, किस चीज की गति बता रहा है?
कि कोई वैक्सीन है उसको डेवलपमेंट स्टेज से अप्रूवल स्टेज तक ले जाने की गति, फ्रॉम के साथ टू लगता है, तो यहां से स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट स्टेज से, यहां पर एंड हुआ इन लेस देन अ ईयर, और वो भी कितने समय में, 1 साल से भी कम समय में। लेस देन, लेस जो है डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल डिग्री पॉजिटिव होती है, लेस कंपैरेटिव है और लिस्ट सुपरलेटिव है। तो लेस कंपैरेटिव है इसलिए यहां पे क्या लग रहा है, देन लग रहा है। अ ईयर, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको ईयर पढ़ते हैं, ईयर, तो इस कारण से ए लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ईयर नहीं होता, इस कारण से एन ही लगेगा। इज रिमार्केबल, तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड को देखकर देखो यहां पे इज है, ये टिप्पणी करने लायक है, शानदार है, अद्भुत है। रिमार्केबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबीएलई एंडिंग जो सफिक्स होता है एबीएलई, वो आपको एक एडजेक्टिव बना के देता है, ठीक है। एंड परहैप्स, और शायद, नेसेसिटेटेड, और शायद जो स्पीड है ना ये आवश्यक बनाई गई, इतनी जरूरत भी थी कि इस स्पीड से काम हो। कैसे? बाय द टोल द वायरस हैज टेकन ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। अब यहां पे एक फ्रेज है, टेक इट्स टोल ऑन, ये एक फ्रेज है, टेक इट्स टोल ऑन, थोड़ा सा लिखा गया अलग स्ट्रक्चर के रूप में है। द टोल द वायरस हैज टेकन ऑन लाइव, तो द वायरस सब्जेक्ट हो गया, हैज टेकन टोल ऑन लाइव्स, ऐसे याद करो, द वायरस हैज टेकन टोल ऑन लाइव्स। टेक इट्स टोल ऑन का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, डैमेज करना, क्षति पहुंचाना। तो कह रहा है इस शायद ये जरूरी भी था, इसको जरूरी बना दिया गया, किसके द्वारा, कि जितना नुकसान यहां वायरस ने किया है, जिंदगियों का नुकसान और आजीविकाओं का नुकसान, लाइवलीहुड्स, आजीविका, क्योंकि वायरस के चलते लॉकडाउन भी लगा था, लॉकडाउन लगा था तो अर्निंग की प्रॉब्लम भी आई थी, लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, तो नुकसान इसका भी है और जिंदगियां भी चलेगी, जिंदगियों का नुकसान भी हुआ। इसके कारण यहां पे जल्दी करना भी जरूरी था। समझ में आ रही बात? एक बार फिर समझना, जो अभूतपूर्व गति यहां पे ली गई है, किस चीज में, वैक्सीन वाली गति की भी डेवलपमेंट स्टेज से अप्रूवल प्रोसेस तक ले जाने की गति, कि 1 साल से कम समय के अंदर भी, 1 साल से कम समय के अंदर ही इसको अप्रूवल प्रोसेस तक ला दिया गया। ये जो गति है ये बहुत ही शानदार है और शायद ये जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि वायरस ने यहां जिंदगियों का नुकसान किया और यहां आजीविकाओं का नुकसान किया, इसलिए। समझ गए? आगे आ जाओ। बट दिस इज नॉट विदाउट कॉज फॉर कंसर्न। कॉज के साथ ऑफ भी लगता है, कॉज के साथ फॉर भी लगता है। कॉज फॉर का मतलब होता है किसी चीज का वैलिड रीजन होना, ठीक है। अगर किसी चीज का वैलिड रीजन है, सही कारण बताना है, तो कॉज फॉर लगता है। अगर वैसे कॉज और इफेक्ट बताते हो कि आग लग गई, कारण क्या है, तो आग का कारण ये है, ठीक है, तो फिर आप लगाते हो ऑफ। और एक ये कोलोक्वियल भी है कि कंसर्न जब लग जाता है तो कॉज के साथ ऑफ नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं। समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट विदाउट, लेकिन दिस इज, यह है, इज नॉट नहीं है, विदाउट एक के बगैर, कॉज फॉर कंसर्न मतलब इस चिंता के कारण के बगैर नहीं है, मतलब चिंता का विषय था इसीलिए ऐसा हुआ। ये ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं थी फिर भी ऐसा हो गया। एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन, जब, गवर्नमेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, जब सरकारें जो है वो दबाव बना रही है, ऑन रेगुलेटरी बॉडीज, किस पर, नियामक संस्थाओं पर, बॉडीज का मतलब एंटिटी, टू फास्ट ट्रैक, किस लिए दबाव बना रही है, कि बहुत तेज गति से द एंटायर प्रोसेस, एंटायर का मतलब क्या है, कंप्लीट, टोटल प्रोसेस, जो भी ये प्रोसेस है इनका अप्रूवल प्रोसेस है, फटाफट वो पूरा कर दे। तो कह रहा है दिस इज नॉट विदाउट कॉज फॉर कंसर्न। अब यहां पे ये चिंता का विषय है, बात समझना, लेकिन दिस इज नॉट विदाउट, यह बिना चिंता के कारण के नहीं है, मतलब यहां चिंता का विषय भी है, यहां कंसर्न का विषय भी है। ऐसे समय पर जब सरकारें दबाव बना रही है रेगुलेटरी बॉडीज पर कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसको फास्ट ट्रैक करो, बहुत जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करो, ये दबाव है सभी देशों की सरकारों का। दबाव के चलते कई बार कुछ स्टेप्स को स्किप कर दिया जाता है, तो फिर ये सेफ्टी और जो हम एफिकेसी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीजें प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है, इसका कुछ रिएक्शन देखने को मिले, इसीलिए ये चीज कही गई है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक मतलब कमी, एक होता है लैक ये वाला LAKE, इसका मतलब होता है झील, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। अच्छा, लेक का जो भी नाम आता है, चाहे कोई भी लेक हो, सुपीरियर लेक जैसे कह दिया हमने, है ना, सांबर लेक हमने कह दिया, उससे पहले हम द नहीं लगाते हैं। एकमात्र ऐसा पानी का सोर्स है जहां पे हम द नहीं लगाते हैं,
ठीक है। वैसे नदियों के नाम से पहले, सागर के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले, खाड़ी के नाम से पहले, नहर के नाम से पहले द लगता है, लेकिन लेक्स के नाम से पहले द नहीं लगता है, याद रखेंगे आप। यहां खैर इसका मतलब कमी है। तो ट्रांसपेरेंसी की कमी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, पारदर्शिता किस बारे में? वैक्सीन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कि वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं, उसकी प्रभावशीलता है कि नहीं, इसकी जो कमी है, इस पारदर्शिता की जो कमी है, इसको देखकर डज नो हार्म, डज नो गुड। अब ये डू नो गुड एक फ्रेज होती है, डू नो गुड, इसका मतलब होता है असर न डालना या फिर सफल ना होना, ये मतलब होता है। तो ये जो कमी है वो मतलब यहां पे सफल नहीं हो पाएगी किस चीज में? इन गेनिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस, लोगों के विश्वास को प्राप्त करने में, एंड विलिंगनेस, और लोगों की इच्छाएं, मतलब विलिंगनेस मतलब इच्छा, आपके मन की इच्छा की कोई काम करने के लिए आप उत्सुक हैं, तो लोगों को इच्छा भी नहीं हो पाएगी किसकी? टू गेट वैक्सीनेटेड। ये देखो गेट के साथ थर्ड फॉर्म है, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। दो तीन चीजें समझ लेना, गेट होता है, हैव होता है, मेक होता है। गेट और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये आपका क्या है? ये पॉजिटिव वर्ब है। मेक के साथ V0 लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, ये पॉजिटिव, मतलब किसी से कोई काम करवाना, इस अर्थ में यूज किया जाता है। इसको हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो मतलब लोग यहां पे इच्छुक भी नहीं होंगे इस कारण से कि उनका टीकाकरण करवाया जाए, समझ रहे हो? फिर देखना, चूंकि यहां पे क्या है कि वैक्सीन सेफ्टी और एफिकेसी की ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, उसकी प्रभावशीलता कितनी है, इसकी कमी जो है, इस कमी के चलते यहां पे लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं हो पाएगा। उनकी जो इच्छा है कि भाई उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनको उनका टीकाकरण कर दिया जाए, उस चीज को भी प्राप्त नहीं किया जाएगा। इस चीज में प्रभावशीलता नहीं रहेगी, ये चीज में सफलता नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? वाइल मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका टुक द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप, देखो वाइल से लेकर यहां प्रोटोकॉल तक एक क्लोज है, दूसरा क्लोज आगे आएगा। ऐसी कंडीशन में वाइल को आप यद्यपि पढ़ सकते हो, ऑल्दो या दो का अर्थ निकाल सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है? यद्यपि मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका, इन तीनों कंपनी ने टुक द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप, इन्होंने असाधारण कदम उठाया, और पब्लिकली शेयरिंग द ट्रायल प्रोटोकॉल। क्या असाधारण कदम उठाया? पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, शेयरिंग, साझा करने का, द ट्रायल प्रोटोकॉल का मतलब जो भी, प्रोटोकॉल का मतलब वैसे नियम आदि होता है। तो यहां पे इन्होंने जो भी ट्रायल किया है, जो भी इन्होंने चरण यहां पे लिए हैं, ट्रायल फर्स्ट फेज, फर्स्ट में ट्रायल किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, तो सारी डिटेल को इन्होंने क्या पब्लिकली किया, साझा किया, ठीक है। यद्यपि मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, इन्होंने असाधारण कदम उठाया। किस चीज का कदम उठाया? पब्लिकली शेयरिंग करने का। ये ऑफ का कमाल है कि यहां ING है, और ये इसका एडवर्ब है कि सार्वजनिक रूप से इन्होंने ट्रायल प्रोटोकॉल था उसको साझा किया, जो भी परीक्षण उन्होंने किए उनको साझा किए, व्यक्ति का मतलब सार्वजनिक रूप से। फिर भी द टाइम पॉइंट्स, वो समय वाले बिंदु, वो टाइम पॉइंट्स एट विच, जिस पर इंटरिम एनालिसिस, इंटरिम मतलब अंतरिम, अस्थाई, प्रोविजनल एनालिसिस, विश्लेषण, ऑफ फेज 3 ट्रायल, किसके? फेज 3 ट्रायल के, कहां पर? इंडिया में, विल बी कैरिड आउट, ये पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन जो टाइम पॉइंट्स हैं, वो टाइम पॉइंट्स जिस पर अंतिम जो एनालिसिस है फेज 3 ट्रायल के भारत में, वो कैरी आउट किए जाएंगे, किसके लिए? सेफ्टी और एफिकेसी के लिए। वो टाइम पॉइंट्स जो है अनक्लियर है। अब यहां पे आर आना चाहिए, क्योंकि टाइम पॉइंट्स को देखकर है। आर अनक्लियर, ये अस्पष्ट है। फिर समझना, यद्यपि मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका ने असाधारण कदम उठाया। कदम क्या था? कि उन्होंने ट्रायल प्रोटोकॉल जो था उसको पब्लिकली शेयर किया, ठीक है। फिर भी जो टाइम पॉइंट्स, कि किस समय पर जो अंतरिम एनालिसिस होगा किसका? फेज 3 ट्रायल का। कहां पर? भारत में। तो भारत में फेज 3 ट्रायल का अंतरिम एनालिसिस कब होगा? वो जो समय सीमा है, ठीक है। और ये एनालिसिस किस चीज का होना है? यहां पे एनालिसिस करना है, ये विल बी कैरिड आउट मतलब कब इसको अंजाम दिया जाएगा, सेफ्टी और एफिकेसी के लिए, कि फेज 3 ट्रायल में ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, कितनी प्रभावी है, इसके जो टाइम पॉइंट्स हैं कि ये कब किया जाएगा, ये अस्पष्ट हैं, आर अनक्लियर। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है। समझने लायक इंटरिम एडजेक्टिव है, एनालिसिस नाउन है, एनालिसिस का प्लूरल एनालिसिस बनता है, आई के स्थान पे ई लगाते हैं। एनालिसिस का एंटोनिम सिंथेसिस होता है। विश्लेषण में क्या करते हैं? हम चीजों को तोड़ते हैं, संश्लेषण में जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरिम एडजेक्टिव है, प्रोविजनल को बोलते हैं। आगे देखो,
वाइल द यूएस एफडीए, एफडीए एक रेगुलेटरी एजेंसी है अमेरिका में जो कि रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। तो जब यद्यपि जो यूएस एफडीए है उसने क्लियरली स्पेल्ट आउट, ये स्पेल आउट की थर्ड फॉर्म है, स्पेल आउट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेल्ट आउट होती है, इसका मतलब एक्सप्लेन करना होता है, टू एक्सप्लेन, समझाना, व्याख्या करना। तो क्या कहना चाहता है, यद्यपि जो यूएस एफडीए है उसने स्पष्ट रूप से कम 50% एफिकेसी को बताया है, मतलब उसने एक्सप्लेन किया है कि 50% एक तो प्रभावशीलता होनी चाहिए, और स्टिपुलेटेड, इसका मतलब होता है स्पेसिफाई, निर्धारित करना, SPECIFY, ठीक है, निर्धारित करने को बोलते हैं। यहां लिख देता हूं, स्पेसिफाई, निर्धारित करना। तो यद्यपि यूएस एफडीए जो है उसने बड़े स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी वैक्सीन बनती है वो कम से कम 50% तो प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा, निर्धारित किया है मीडियम मतलब मीडियम, पढ़ लो, मीडियम मतलब मीडियम, मध्यम दर्जे का फॉलो अप ड्यूरेशन। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आपने वैक्सीन लगा दी किसी के, उसके बाद में उसे वॉच किया जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि उस वैक्सीन का उस व्यक्ति पर कितना असर पड़ेगा, 2-3 सप्ताह तक ये प्रोसेस चलता है, उसे कहते हैं फॉलो अप। ड्यूरेशन का मतलब अवधि होता है कितना, ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स, कम से कम 2 महीने का पीरियड है कि 2 महीने तक उसको वॉच करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा है, कहीं रिएक्शन तो नहीं कर गया, इंजेक्शन जो भी टीकाकरण किया गया वो सब। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फुल वैक्सीनेशन रेजिमेन टू असेस ए वैक्सीन्स बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल। कब, किसके बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फुल वैक्सीनेशन, मतलब पूरा वैक्सीनेशन हो गया, जैसे भारत के अंदर 2 स्टेप वैक्सीनेशन होगा, एक वैक्सीन लगा दी, अब फिर उसके 28 दिन के बाद या जो भी समयावधि है 24 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगी, तो फुल वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद 2 महीने तक उसको फॉलो अप ड्यूरेशन रखा जाता है, ठीक है। रेजिमन का मतलब यहां पे एक प्रकार से कह दो कि कोई भी एक कह दीजिए कोई सिस्टम मान लो, है ना, या फिर यहां पे कि ये कोई जो वैक्सीन लगाने का एक जो तरीका है वो तरीका मान लो, मेथोडोलॉजी मान लो, ठीक है। असेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, असेस का मतलब क्या है, इवेल्युएट करना, परीक्षण करना। ए वैक्सीन बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल, किस लिए, क्या असेस करने के लिए कि एक वैक्सीन की बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना मतलब उसका बेनिफिट हुआ, कितना उसका खतरा है, ये प्रोफाइल किसके लिए, फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल, आपातकालीन यूज करने के लिए, इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि एक बार फिर समझना, यद्यपि यूएस एफडीए ने बड़े ही स्पष्ट तरीके से, ये एडवर्ब है, ये हैज का कमाल है कि थर्ड फॉर्म है, उसने बड़े स्पष्ट तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि कम से कम 50% प्रभावशीलता होनी चाहिए, और उसने निर्धारित किया है कि एक औसतन फॉलो अप ड्यूरेशन जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 महीने का। कब, पूरा वैक्सीनेशन हो जाने के बाद, ये जो पूरा वैक्सीनेशन का सिस्टम है ये हो जाने के बाद कम से कम 2 महीने का यहां पे फॉलो अप ड्यूरेशन होना चाहिए। किसके लिए, ताकि वैक्सीन का बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल को असेस किया जा सके, वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कितना इसमें रिस्क है, उसको असेस किया जा सके। किसके लिए, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए। तो यद्यपि, मतलब यह बात कंप्लीट कर दी हमने क्लोज की, यद्यपि यूएस एफडीए ने तो ऐसा कहा है, फिर भी देखो, फिर भी नो सच कंडीशंस नाउन है, सच यहां पे डिटरमिनर है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नो यहां पे एडवर्ब है, नो एडवर्ब है, डिटरमिनर भी होता है, ठीक है। नो सच कंडीशंस, फिर भी ऐसी कोई भी कंडीशंस जो हैं वो मेंशन नहीं की गई हैं, ये पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, भारत की रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा। बात समझ में आई क्या, कि यद्यपि जो अमेरिकन रेगुलेटरी एजेंसी है उसने तो कहा है कि कोई भी वैक्सीन जब बन रही है तो उसका 50% प्रभावी होना जरूरी है। दूसरा, इसने कहा है कि जब पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर उसको फॉलो अप पीरियड जो है 2 महीने का कम से कम होना चाहिए। किसके लिए चाहिए है, क्योंकि हम इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए चाहिए है, कि ताकि हम ये देख सकें कितना बेनिफिट और कितनी रिस्क है। तो फिर भी ऐसी कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की गई है भारतीय रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा। अमेरिकन वालों ने कर दिया, इन्होंने भारत वालों ने नहीं किया ऐसा। The phase 3 trial of कोविशील्ड began on September 21st। तो फेज 3 ट्रायल जो है किसका, कोविशील्ड का, वो शुरू हुआ कब, 21 सितंबर को। ये जो ऑन है वो 21 आने के कारण आ रहा है, ये 21 हटा दोगे तो यहां पे इन आएगा। तो 21 सितंबर को यहां कोविशील्ड परीक्षण शुरू हुआ था, एंड कंप्लीटेड द एनरोलमेंट ऑन November 12, एनरोलमेंट नामांकन,
और इसने नामांकन पूरे किए 12 नवंबर को। नामांकन का मतलब है कि जिन्होंने वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक रूप से अपने नाम दर्ज करवाए कि हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे, वो जो नामांकन है 12 नवंबर को कंप्लीट किए। ठीक है, फेज 3 ट्रायल को देखकर ये विगेन सेकंड फॉर्म, इसकी जो मतलब ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब है। ठीक है, इसके बाद में ये ऑन क्यों आ रहा है, वही कारण है जो ये सितंबर 21 के लिए आ रहा है, इसी कारण से यहां पे आ रहा है क्योंकि डेट दे रखी है। आगे देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दे नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो इनकम्बेंट पर्सन है उसका नाम है। एक बात और समझना, इनकम्बेंट शब्द होता है, इसका मतलब होता है जो पदाधिकारी है जो वर्तमान में उस पद पर आसीन है, बना हुआ है। एक और अगर इसमें इनकम्बेंट के साथ में आप ऑन जोड़ देते हो, अगर इनकम्बेंट ऑन कर देते हो तो इसका मतलब होता है इंपेरेटिव होना, जरूरी होना, आवश्यक होना, नेसेसरी होना। ये ध्यान रखना, इनकम्बेंट ऑन का मतलब इंपेरेटिव होना होता है, केवल इनकम्बेंट का मतलब पदासीन होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले क्या अनाउंस किया, दैट अ वैक्सीन वुड बी अवेलेबल, कि एक वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी। वुड क्यों है, क्योंकि अनाउंस्ड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह में, ब्रिंगिंग सम चीयर, यहां आईएनजी क्यों है, क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। जैसे उन्होंने अनाउंस किया वैसे ही खुशियां आ गई, क्योंकि सभी फिलहाल माहौल जो बना हुआ है बड़ा ही उदासपूर्ण माहौल है, बड़ा निराशाजनक माहौल है, नजर नहीं आ रहा है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने ऐसी बात कही, ये ऑप्टिमिस्टिक बात इनकी थी, आशावादितापूर्ण बात थी, तो फिर लोगों को यहां लोग उत्साहित हो गए। तो इस प्रकार से खुशियां लाते हुए, कुछ खुशी लाते हुए, इन एन अदरवाइज डेसोलेट सिनारियो। डेसोलेट का मतलब होता है निर्जन, डेसोलेट का मतलब एक तो होता है बिल्कुल एम्प्टी, खाली, जहां पे कोई ना रहे। एक होता है उदास, दुखी, या फिर आप कहें कि ग्लूमी टाइप का सिनेरियो, सिनेरियो मतलब परिदृश्य, माहौल। तो एक बड़ा ही निराशाजनक माहौल बना हुआ है, उस माहौल में खुशी आ गई इस वक्तव्य से, उनके इस स्टेटमेंट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया कि एक वैक्सीन अवेलेबल होगी आने वाले कुछ सप्ताह में। ये मतलब अन्यथा जो फिलहाल माहौल बना हुआ है, निराशाजनक माहौल है, उसमें कुछ खुशी लाते हुए। समझ में आ गई बात। द सूनर ए वैक्सीन इज अवेलेबल, अब ये समझना, एक ऐसा वाक्य जिसमें दो क्लोज दे रखे हो, दोनों क्लोज में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो, दोनों से पहले द लगता है। एग्जाम में प्रश्न दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से द हटा दिया और यहां से द हटा दिया, या इनमें से किसी एक में से हटा दिया। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि आप सूनर की जगह यहां पे सूनर, ठीक है, यहां पे बेस्ट कर दिया, जैसे मैंने डिग्री चेंज करके दिखाया था आपको कॉमन एरर में, ऐसा भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिग्री भी चेंज नहीं होगी और द भी लगेगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। द सूनर ए वैक्सीन इज अवेलेबल, जितना जल्दी वैक्सीन अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा इट इज फॉर एवरीवन, उतना ही अच्छा होगा सबके लिए। बट लेकिन पुशिंग थ्रू, पुश थ्रू का मतलब होता है सक्सीड होना, लोगों के विरोध के बावजूद भी स्वीकार करवा लेना, उसे कहते हैं पुश थ्रू। लेकिन अब ये पुशिंग थ्रू जो है, पुशिंग यहां पे जेरेंड का काम करेगा कि इसको देखकर वर्ब लगेगी, मैंने इसीलिए तो सब्जेक्ट बनाया है इसको। तो जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। बट पुशिंग थ्रू एन इनइफेक्टिव और अनसेफ वैक्सीन, लेकिन एक अप्रभावी और एक असुरक्षित वैक्सीन को क्या करवाना? स्वीकार करवा लेना, उसको मतलब एक बार से स्वीकृति देना, अप्रूवल करवा लेना। इज वर्स देन, वो कहीं ज्यादा खराब है, वर्स डिग्री कंपैरेटिव है बैड की, कहीं ज्यादा खराब है किसकी तुलना में? नॉट हैविंग वन, कि आपके पास फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं, वो ज्यादा बढ़िया है। आप वैक्सीन लेकर आओ, अप्रभावी रही, सुरक्षित ना रही, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, उससे बढ़िया तो है कि वैक्सीन नहीं है। समझ में आ रही बात? अ सर्वे बाय द लंदन बेस्ड वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट, तो एक सर्वे किया गया, लंदन आधारित वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट है, वो लंदन में काम करता है, इसके द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे ने क्या किया? रिवील किया। रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, उजागर करना। तो इस सर्वे ने क्या रिवील किया? इस सर्वे ने रिवील किया दैट दो द इंटेंट टू गेट वैक्सीनेटेड, कि जो इरादा है, किस चीज का इरादा? वैक्सीनेटेड करवाने का, टीकाकरण करवाने का, ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्ब वाला, वो कितना था? 87% था भारत में। तो लंदन आधारित वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट जो है, उसके द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें यह उजागर किया गया, यद्यपि भारत में 87% लोग जो हैं उनका इरादा है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनको वैक्सीन लगा दी जाए। 34% रेस्पोंडेंट्स वर वरीड, जबकि 34% रेस्पोंडेंट्स का मतलब प्रत्युत्तर देने वाले, मतलब जिनसे पूछा गया,
तो ये सर्वे क्या है, सर्वे में पूछते ही है कि वैक्सीनेट करवाना चाहते हो, किसी ने कह दिया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कहा नहीं भी चिंतित है हम लोग, पता नहीं है सेफ्टी इसकी है कि नहीं है, एफिकेसी इसकी है कि नहीं है। तो 34% जो रेस्पोंडेंट्स थे वो चिंतित थे किस बारे में, साइड इफेक्ट्स को लेकर, कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। जबकि 16% वर कंसर्न, 16% जो थे वो चिंतित थे अबाउट फास्ट मूविंग ट्रायल्स, बहुत तेज गति से ट्रायल्स जो चल रहे हैं उनको लेकर चिंतित थे, कितनी तेज गति से कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई कमी होगी ही। कंसर्न्ड बराबर वरीड है, इसी को आप एंक्शियस भी कह सकते हैं, ANXIOUS। तो एंक्शियस कह दो या वरीड कह दो या कंसर्न्ड कह दो, एक ही बात है, ठीक है। वाइल द इंडियन गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ में ऑफ लगता है, इसी को कॉन्शियस भी कर सकते हो, कॉन्शियस में भी ऑफ लगता है। तो यद्यपि जो भारतीय सरकार है उसको पता है किस बारे में, वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब उनको हिचकिचाहट है वैक्सीनेटेड करवाने में, अपने आप का टीकाकरण करवाने में उनको हिचकिचाहट है। तो भारतीय सरकार को इस बारे में पता है वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में, अमंग ए सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब लोगों का एक तबका ऐसा भी है जो कि अभी हेजिटेट है, उनको टीकाकरण नहीं करवाना है, उनको किसी प्रकार डर है, हिचकिचा रहे हैं, उसके बारे में भारत सरकार को पता है। फिर भी कोमा लग गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया। द कंसर्न्स आर बेस्ट एड्रेस्ड, ये जो चिंताएं हैं, ये जो कंसर्न्स हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से वो चिंताएं सही दूर कर सकते हो। एड्रेस का मतलब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, ठीक है। तो ये चिंता का जो विषय है उसको सोल्व कैसे कर सकते हो, व्हेन ऑल स्टेक होल्डर्स, जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें किसी का हित शामिल हो, ठीक है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आर ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो कंपनी वैक्सीन बना रही है, ठीक है, उसके जितने भी मतलब वो लोग, या फिर कहें कि जो सप्लाई करेंगे वो लोग, जो टीकाकरण करवाएंगे वो, मतलब ये सब चीजें स्टेक होल्डर्स, जिसमें सभी का हित शामिल हो, जिन जिन का हित शामिल है वो सब स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, हिस्सेदार हैं। तो जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, कहां पर, हर एक स्टेज पर। एवरी के साथ में नाउन है, एवरी डिटर्मिनर है, एवरी के बाद नाउन जरूरी है। एंड नॉट बाई मेयरली, मेयरली मतलब ओनली, ना केवल इसके द्वारा, शेयरिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग वैक्सीन सेफ्टी, ना केवल ऐसे कि आपने शेयर कर दी गाइडलाइंस, मार्गदर्शिका, किसके संबंध में, वैक्सीन सेफ्टी के संदर्भ में, विद द स्टेट्स, राज्यों के साथ, केवल ऐसा ही नहीं करना है। तो कह रहे यद्यपि, मतलब जहां भारत सरकार जो है उसको पता है कि भारत के एक सेक्शन है लोगों का, एक सर्टेन सेक्शन है, असर्टेन लगता है तो उसके साथ नाउन सिंगुलर आती है, केवल सर्टेन करते, ए नहीं लगाते तो यहां पे सेक्शंस आता। तो भारत सरकार को पता है कि भारत में लोगों का एक ऐसा तबका है जो कि जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी है। वहीं जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको बिल्कुल सही तरीके से एड्रेस कैसे किया जाएगा, आर बेस्ट एड्रेस, ये पैसिव वॉइस है, इनको ठीक कैसे किया जाएगा, जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हर एक स्टेज पर ट्रांसपेरेंट रहें। ऐसा नहीं हो केवल स्टेट के साथ में आपने वैक्सीन सेफ्टी के संबंध में गाइडलाइंस दे दी, ऐसा करके ही कुछ सही नहीं हो सकता, केवल गाइडलाइंस से कुछ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। इट यहां पे प्रोनाउन है, हालांकि सब्जेक्ट है, यहां पे इज लिंकिंग वर्ब है। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे हो गया एडजेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट की दोज सीकिंग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, कि वो जो कि चाह रहे हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, मतलब आपातकालीन स्थिति में वैक्सीन को यूज करने की स्वीकृति चाह रहे हैं, शेयर द सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा इमीडिएटली, वो कंपनियां शेयर करें, साझा करें सुरक्षा और प्रभावशीलता के आंकड़े इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जो कंपनियां, ये दो कंपनीज के लिए है, जो कंपनी चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन को चाह रही हैं, वो यहां पे शेयर करें सेफ्टी और एफिकेसी डेटा इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली एडवर्ब है। तो ये हो गया आपका एडिटोरियल। बात करेंगे एफिकेसी जो शब्द है इसका मतलब क्या है। एफिकेसी से मतलब है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। तो एक नंबर को जोड़ेंगे ई से। डेसोलेट है, इसका मतलब है ग्लूमी, तो यहां बी आ जाएगा। स्टिपुलेट का मतलब है निर्धारित करना, तो ये स्पेसिफाई आ जाएगा। असेस का मतलब है इवेल्युएट करना, तो ये देखो डी आ जाएगा। और स्पेल आउट शब्द है, इसका है एक्सप्लेन करना, तो यहां पे ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर समझना, एफिकेसी का प्रभावशीलता है, डेसोलेट का ग्लूमी है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, स्टिपुलेट का निर्धारित करना है, स्पेसिफाई है, असेस का मूल्यांकन करना है तो इवेल्युएट है, स्पेल आउट का एक्सप्लेन करना है, समझाना है तो ए आ जाएगा। ट्रांसलेशन की बात रही तो मैच जीतने के लिए सब धोनी से उम्मीद कर रहे थे,
तो उम्मीद करना, किसी पर आधारित होना, काउंट ऑन एक फ्रेज होती है, इसका मतलब है डिपेंड होना। तो ऑल वर काउंटिंग ऑन धोनी टू विन द मैच। ऑल सभी, वर काउंटिंग ऑन मतलब उम्मीद कर रहे थे, किससे? धोनी से। किसके लिए? मैच जीतने के लिए। अपनी परेशानी को अनदेखा मत करो, एक फ्रेज है, डोंट बेरी योर हेड। इसको बरी नहीं पढ़ते, इसको बेरी पढ़ते हैं। डोंट बेरी योर हेड इन द सैंड, ये एक फ्रेज है ना। बेरी हेड इन द सैंड मतलब परेशानियां हैं लेकिन आपने अपना सर छिपा लिया किसमें? रेत में। तो ठीक है, परेशानी है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना आंखें मूंद लेने से समस्याएं दूर नहीं होती। ये कहने का मतलब है डोंट बेरी योर हेड इन द सैंड। सच तो यह है कि वह यहां आएगा। तो सच तो यह है या फिर ये फैक्ट है, उसे कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ही विल कम हियर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही विल कम हियर। तो सच तो यह है कि वह यहां आएगा। तो ये हो गया है आज का एडिटोरियल। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरूर से शेयर कर दीजिए और पसंद अगर आया हो सेशन तो लाइक करना ना भूलें। रिवीजन करके आया करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करोगे तो ही समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।